चलिए बढ़ते हैं आगे। स्पीच मार्केट्स पर एक व्यू वापस लौटते हैं। इनफैक्ट आज दिन भर आपने एक ट्रेड में तो एक रेंज में तो ट्रेड करते हुए बाजार को देखा। 100 ऑड पॉइंट्स की रेंज निफ्टी पर रही, बैंक निफ्टी पर भी आपने 150 200 पॉइंट्स तक की रेंज देखी होगी। ऐसे में ट्रेड की स्ट्रैटेजी बननी क्या चाहिए? इसी तरह का चॉपी ट्रेड रहता है तो क्या ना यहाँ पर बियर्स पैसा कमा पाएंगे ना बुल्स, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बेहद है। और इसी सब में हमारी मदद करने के लिए हमारे दो पैनलिस्ट आज बने हुए। राजेश पालवे हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटी से, और साथ ही आज हमारे साथ राहुल घोष भी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून राहुल, वेलकम टू स्वदेश फैमिली। आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो पहले एक क्विक कमेंट आपसे लेते हैं राहुल, उसके बाद राजेश से भी बात करेंगे। राहुल, पहले तो आप इंडेक्स पर एक व्यू दें। बहुत ही डिफिकल्ट है एक ट्रेडर के लिए आइडेंटिफाई करना कि यहाँ से शॉर्ट ट्रेड होने चाहिए या लॉन्ग ट्रेड। जब भी सपोर्ट के पास बाजार आता है, पिछले 3 हफ्ते से हम देख भी रहे हैं, सपोर्ट के पास जब भी आता है वो वहां से बाउंस बैक करता है। क्या होनी चाहिए इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी? क्या अभी भी आगे भी आपको एक आध दिन रेंज बाउंड ट्रेड दिख सकता है या कोई डायरेक्शन दिख रही है? एब्सोल्युटली मार्केट अभी भी रेंज बाउंड मूवमेंट में, स्पेशली निफ्टी आप देखेंगे तो रेंज बाउंड टेरिटरी में ही है। लोअर एंड ऑफ द रेंज जो है 17,710 और 17,830 के बीच में ऑन द डाउन साइड। जब भी ये डाउन साइड की तरफ आएगा एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वहां पे एक डिमांड जोन भी है। और अपसाइड में आप देखेंगे तो 18,080 से लेकर 18,220, जब भी ये अपसाइड कंजेशन रेंज में आएगा इट कीप्स टर्निंग बैक टू दिस साइड। सो जब तक ये दो साइक्लोसाइन लाइंस टेकआउट नहीं होते, दैट इज 18,700 ऑन द 17,700 ऑन द डाउन साइड एंड 18,220 ऑन द अपसाइड, हमें रेंज बाउंड ही ट्रेडिंग देखने को मिलेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड इज शोइंग मोर साइंस ऑफ वीकनेस। आप अगर नोटिस करेंगे जो कॉल और पुट्स के ओआई पोजीशंस थे वो कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ आने शुरू हो गए हैं बैंक निफ्टी के साइड पे। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो आपका इंडेक्स पे एक व्यू रहा। राजेश भी हमारे साथ। राजेश, गुड आफ्टरनून। जब बाजार एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो तो कहाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ ढूंढना चाहिए? कहाँ स्ट्रेंथ दिख रही है? किस पॉकेट में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है? और आपकी रिकमेंडेशन क्या होंगे आज के? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, 3 स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं। पहला स्टॉक तो कैपिटल गुड सेक्टर से है, जो कि एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। काफी समय से हमने देखा है कि सारे सेक्टर में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी, और उसमें जो एक क्लियर आउट परफॉर्मर है सीमेंस, वहां पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में आज के सेशन में भी देखे तो काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना, और जिस तरीके से सीरीज के आखिरी पड़ाव पे स्टॉक अपनी हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है सीमेंस यहाँ से फर्दर तेजी का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। 3350 से लेकर 3380 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है, छोटी मोटी डिप में ऐड किया जा सकता है। 3230 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो एक करेक्शन के बाद एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है, वहां पे हमारा फोकस है, और वो है एस्ट्रल। तो एस्ट्रल में देखें तो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास से स्टॉक ने मल्टीपल टाइम उस एरिया से सपोर्ट लेके पुल बैक का ट्रेड बनाया है। अभी हम देखें आज के मूव में भी अगर देखें तो स्टॉक ने जिस तरीके से अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन से आज पुल बैक दिया है, हमें लगता है यहाँ पे ये तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। एस्ट्रल में अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 2020 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से बाय किया जा सकता है 1900 के स्टॉप लॉस से। और तीसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, जो कि एक क्लियर अप ट्रेंड में है, JSL, जिंदल स्टेनलेस। ये स्टॉक में देखें तो एक क्लियर अप ट्रेंड बना हुआ है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की सस्टेन्ड बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी, हमें लगता है यहाँ पे 295 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 263 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। तो जिंदल स्टेनलेस पे बाय करने की सलाह रहेगी तीसरा स्टॉक। ओके, ठीक है। तो ये तो आपके यहाँ पर एक्शन, आप कुछ कैश के और डेरिवेटिव के स्टॉक्स देख रहे हैं। राहुल से भी समझ लेते हैं। राहुल, आपकी स्पेशलिटी तो एल्गोरिथम बेस्ड हेज स्ट्रैटेजी बनाने की है, तो आज क्या इंडेक्स पे कोई स्ट्रैटेजी दे रहे हैं आप, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? दोनों प्रियंका। एक्चुअली आप बैंक निफ्टी का डेटा देखेंगे तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बैंक निफ्टी पहले 41,000 और 42,000 के बीच में शॉर्ट स्ट्रैंगल्स का पोजीशंस था। जैसे जैसे मंथ प्रोग्रेस करता गया, ये शॉर्ट स्ट्रैंगल्स 40,000 और 41,000 पे आ गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगा कि आप नेक्स्ट मंथ की जो सीरीज को देखेंगे, सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर्स 40,500 पे है, जिसका मतलब ये इन द मनी कॉल राइटिंग है।
which means majority of the people are expecting बैंक निफ्टी to correct, बैंक निफ्टी के करेक्शन की तरफ ये हमें सलाह दे रहा है। तो उसे नजर रखते हुए हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी प्लान किया है बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड की तरफ, जहां पे हम 40,500 का मार्च एंड का पुट बाय कर रहे हैं बैंक निफ्टी का। 40,500 पुट ऑफ मार्च एंड कुछ 620 के आसपास चल रहा है अभी, और हम बेच रहे हैं साइमल्टेनियसली 40,000 पीई सेकेंड मार्च का, जो अभी 170 के आसपास चल रहा है। तो 4,500 का पुट बाय और 40,000 का सेकेंड मार्च का पुट सेल। इससे ये होगा प्रियंका कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमें प्रॉफिट तो मिलेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर मार्केट बैंक निफ्टी स्टैग्नेंट रहा, जो हालांकि आप देख रहे हैं लास्ट 15 दिन से स्टैग्नेंट रहा है, स्टिल आपको कोई लॉस नहीं होगा इस स्ट्रैटेजी में। तो उस तरह से हमने ये स्ट्रैटेजी प्लान किया हुआ है। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी पर काफी इंटरेस्टिंग एक स्प्रेड बनाया हमारे लिए राहुल ने, और आप ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। बहुत ध्यान से आपको जिस वीक की स्ट्रैटेजी है उसी वीक की स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो ट्रेड कैन बी लिटिल डिफिकल्ट, लिटिल ट्रिकी टू बी एग्जीक्यूटेड। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ अब एक मैनेजमेंट है, हमारे साथ फिनो पेमेंट के एमडी एंड सीईओ मिस्टर ऋषि गुप्ता बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। और फिनो पेमेंट पर हमने एक बार पहले भी बात किया, लेकिन क्योंकि बैंक्स, फाइनेंस और बीच में जो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है फिनो पेमेंट जैसे कंपनीज, उनके बारे में, उनसे उनकी ग्रोथ प्लान्स की भी बात करते हैं। सबसे पहले ऋषि गुप्ता से ये बात करते हैं। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश मिस्टर गुप्ता। क्या क्या प्लीज टॉक अस अबाउट कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट्स है अदर इनकम में, आपकी इंटेंशन क्या है इस वक्त? सस्टेनेबिलिटी को हम समझना चाहते हैं कि हम समझते हैं कि जो 90% ऑफ द कंट्रीब्यूट जो आपका टोटल इनकम का आता है वो आपका कहीं ना कहीं अदर कॉन्स्टिट्यूट से आता है। हमारा जो बैंक है एक डिफरेंट तरह का बैंक है। पेमेंट्स बैंक के अंदर आपको मालूम है लेंडिंग नहीं कर सकते, तो हमारी जो सारी की सारी जो बिजनेस इनकम आती है वो अदर इनकम के अंदर कैटेगराइज होती है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कैश मैनेजमेंट सर्विसेज है, जो सेविंग्स अकाउंट हम कस्टमर्स के खोलते हैं, माइक्रो एटीएम, एपीएस, जो कैश विड्रॉल प्रोडक्ट्स हैं, या आपका मनी रेमिटेंस जो एक डोमेस्टिक रेमिटेंस बिजनेस है, वो सारा का सारा इनकम जो है अदर इनकम के अंदर कैटेगराइज होता है। और ये अदर इनकम जो है हमारी सब्सटेंशियली ग्रो कर रही है। रफली अगर हम देखते हैं तो हमारा 20 से 25% की ग्रोथ होती है ये एनुअल बेसिस के अंदर। 9 महीने के अगर हम आंकड़ा देखें तो हमारा जो सीएमएस का जो नंबर है, हमने पिछले साल 9 महीने में 24,000 करोड़ के करीब की ट्रांजैक्शन करी, पूरे साल में 24,000 करोड़ के करीब की ट्रांजैक्शन करी थी। इस साल 9 महीने के अंदर हमने 33,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर ली है। तो एक सब्सटेंशियल जंप आपको नजर आ रहा है सीएमएस में। एक आप हमारा सेविंग्स अकाउंट जो है, सेविंग्स अकाउंट रफली हम 7.5 लाख अकाउंट हम पर मंथ ऐड कर रहे हैं, पर क्वार्टर हम ऐड कर रहे हैं। हमारी पहले पिछले साल 91 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी सेविंग्स अकाउंट के थ्रू। इस साल हमारी 9 महीने के अंदर 112 करोड़ की इनकम हो गई है, एक सब्सटेंशियल जंप है। सो जो अदर इनकम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वही हमारा मेन बिजनेस है, उसके अंदर हम ग्रो कर रहे हैं। जहां तक आपका सस्टेनेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर अगर हम देखें, हमने पिछले 3 सालों के अंदर 21% CAGR ग्रोथ करी है। हमारा इंडेवर यही रहेगा कि आगे सालों में भी हम 20 से 25% की हम अपनी जो ग्रोथ है वो हम बरकरार रखें। दैट्स क्वाइट एन हाई एक्सपेक्टेशन मिस्टर गुप्ता, क्योंकि बाजार को अगर आपने उसको बाजार को एक बार टेस्ट दे दिया हाई ग्रोथ का, तो हर बार वो एक्सपेक्टेशन भी वही रखेगा, यानी 20 से 25% आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ मानते हैं गोइंग फर्दर ऑल्सो। लेकिन व्हाट अबाउट नेट प्रॉफिट रेशियो, उसे किस तरह से देखना चाहिए? हमने देखा है आपका वाई बढ़ा तो है, 5% से बढ़कर अब 6% हुआ आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, लेकिन ये लेवल्स का किस बैंड में सस्टेन रह सकते हैं? तो अगर मैं देखता हूँ हमारे जो 9 महीने के जो इस साल के पैट के नंबर हैं वो पिछले साल से ज्यादा है, पूरे साल से ज्यादा है। पिछले पूरे साल में हमने 42.7 करोड़ का प्रॉफिट करा था, इस साल 9 महीने में हमने 43 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। हमारा EBITDA 69% से ग्रो करा, हमारा पैट 71% से ग्रो करा है। तो हमारा EBITDA मार्जिन अभी 12.4% हो गया है, जिसके चलते हमारा जो पैट मार्जिन है वो 6.1% आया है इस क्वार्टर 3 ऑफ FY23 के अंदर। हमारा अगर मैं 3 साल की जर्नी देखता हूँ FY20 से 22 की, हम -4.6% पैट पे थे, फिर हम 2.6% प्रॉफिट पे आए। लास्ट ईयर हमने 4.2% करा। इस साल पहले 9 महीने में हमने 4.7% ऑलरेडी पैट करा है, पिछले क्वार्टर में हमने 6% करा है। हमारा इंडेवर यही रहेगा कि आगे आने वाले सालों के अंदर हम 6 से 7% की रेंज में पैट मार्जिन अपना मेंटेन करके चलते रहें। ओके, तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता आज समय देने के लिए, और ये सारे रिएक्शन हमारे रिजल्ट्स के बाद और अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी
हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिनो पेमेंट्स के सीईओ मिस्टर एमडी एंड सीईओ मिस्टर ऋषि गुप्ता हमसे बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बाजार आई थिंक जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो जो एड्रेस कर रहे हैं, जो उनके कमेंट्स आ रहे हैं, उन्हें शायद बाजार पसंद नहीं कर रहा। और आपने देखा है कि पिछले कुछ 5-7 मिनट में मार्केट में आपको डेज लो पर इनफैक्ट कारोबार कर रहा है। निफ्टी अब 17,800 के पास यानी एग्जैक्टली उसी रेंज पर है, उसी सपोर्ट जोन पर है, एंड लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट जोन जहां से हर बार बाउंस बैक करता है। लगभग 40 से 50 पॉइंट्स की आपको फॉल देखने को मिले पिछले कुछ मिनटों में ही, और बैंक निफ्टी भी अब गिरकर 90 पॉइंट्स तक की यहां पर यानी लगभग 150 पॉइंट्स यहां से लूज किए हैं बाजार ने जब हमने शो की शुरुआत की थी पिछले 15-20 मिनट में। और जो बड़ी मूव्स नीचे की तरफ ड्रैगर जो रहे हैं उसमें आपको आईटी दिख रहा है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इनमें आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखी है। अपोलो हॉस्पिटल गिरकर अब 2.5% की गिरावट के साथ काम कर रहा है, और वीक हुए हैं बैंक्स भी, कोटक महिंद्रा बैंक हो, साथ ही कंज्यूमर स्टॉक जैसे टाइटन जैसे स्टॉक्स हो, ये वीक हुए हैं। आईटीसी वीक हुआ है, गेंस यहाँ इरोड हुआ, और सीमेंट काउंटर्स जहां स्ट्रेंथ पिछले 3-4 दिनों से दिख रही है प्राइस हाइक के बाद की न्यूज से, वहां पर भी आपको दिख रहा है वीकनेस देखने को मिली है। इस वक्त अगर 17,800 का लेवल एक बार के लिए नीचे की तरफ ब्रीच होता है अगर राजेश, तो क्या डाउनसाइड का रिस्क कितना ओपन हो जाएगा? हालांकि सपोर्ट जोन 17,750 आई थिंक इसी जोन में, हम सपोर्ट जोन में ही बैठे हैं, अगर यहां से हम ब्रीच करते हैं तो क्या नीचे की रेंज खुलती हुई दिख रही है? तो देखिए 50 पॉइंट का डाउन टिक यहाँ पे और बन सकता है, जो कि 17,750 के आसपास ही होगा। मेजर डाउनसाइड ओपन होगी 17,700 के नीचे। अगर हम इस एक्सपायरी के पहले 17,700 के लेवल को तोड़ते हैं तो यहाँ पे बड़ी डाउनसाइड ओपन होते हुए दिखेगी, और फिर हम शायद नीचे की तरफ 17,550 की तरफ भी फिसल सकते हैं। तो 17,700 को डिफेंड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट को इस एक्सपायरी के पहले। अगर हम इसको होल्ड आउट करते हैं तो हमें लगता है कि वो जो रेंज का दायरा चल रहा है मार्केट का पिछले कुछ हफ्तों से, वही रेंज में हम ट्रेड करते हुए रहेंगे। और जिस तरीके से मार्केट अभी पोजिशनड है, अगर हम देखें कॉल पुट के डेटा के हिसाब से भी, तो एक रेंज का ही यहाँ पे व्यू बनते हुए दिख रहा है कि हम 17,700 को तो डिफेंड कर लेंगे, और हायर साइड में 18,000 को क्रॉस करने में मार्केट को अभी यहाँ पे दिक्कत रहेगी एक्सपायरी के चलते। तो हमें लगता है एक्सपायरी के बाद ही अब यहाँ से बड़ा कॉल मार्केट में लिया जाएगा, जो कि एक डायरेक्शनल ट्रेड भी होते हुए दिख सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये 5वां-6वां वीक है जहाँ पे एक रेंज में ही मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अब हमें लगता है कि एक्सपायरी के बाद यहाँ से एक बड़ा डायरेक्शनल ट्रेड बनते हुए दिख सकता है, मे बी आइदर डाउनसाइड और अपसाइड, जो भी डायरेक्शन मार्केट लेगा। 18,000 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो वहां से एक बड़ा ट्रेड अपसाइड का भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। कुल मिला के मार्केट्स में आज 17,800 को जो बचाने की प्रोसेस है वो सिर्फ वही हो रही है। पिछले कई दिनों से जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसमें दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस राइटर्स ने अच्छा पैसा बनाया, लेकिन ऑप्शंस बायर्स ने बहुत गंदे से पैसे गंवाया होगा। वो पुट वालों के साथ भी है, वो कॉल्स वालों के साथ भी हुआ होगा। वो आज भी आपको दिख रहा है। एक्चुअली कल मार्केट डेज लो पे क्लोज करके गया था, आज गैप दिया, गैप के बाद तेज किया। तो कल पुट्स वालों का दिन था, आज सुबह कॉल्स वालों का दिन था, लेकिन कॉल्स के भी प्रीमियम डिप्लीट हुए और पुट्स के भी प्रीमियम डिप्लीट हुए हैं। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेड कर रहा है, उनको भी मुश्किल हो रही है। एक और पॉइंट मैं सामने रखूंगा, वो है इंडिया विक्स। एक बार इंडिया विक्स वापस से दिखा दीजिए। हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी आज ये दिन भर में कोई ज़्यादा नीचे आया ही नहीं, तो दिन भर में आज ये टिका ही रहा ऊपर। इंडिया विक्स आप अपनी स्क्रीन पे लेके आइएगा, ये 4-4.5% आप देखेंगे दिन में एक बार भी ये ज़्यादातर नीचे आया नहीं। इसको जस्ट निफ्टी के नीचे लगा के रखिए। हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस अब थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी इसको क्लोजली वॉच जरूर करना है। आगे बढ़ते राजेश सर, एक चीज़ मेरे को आपसे और समझनी है। कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। एक का सीमेंस को वापस से चेक करना सर। ये जो अच्छे प्लेयर है ना मार्केट के अंदर, वो थोड़ा साइडवेज हो रहे हैं लेकिन फिर से चल रहे हैं। सीमेंस उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एक बार जरा देख के बताइए, जिनके पास पोजीशन अभी भी होल्ड करें क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली इस पे बाय रिकमेंडेशन शो की शुरुआत में ही दी, और हमें लगता है काफी स्ट्रांग यहाँ पे सेटअप बना हुआ है सीमेंस का, और ये क्लियरली आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है कैपिटल गुड्स। और उसमें सीमेंस जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में, इस तरीके के मार्केट में अपने आप को होल्ड आउट करना ही काफी बड़ी बात होती है। और हमें लगता है कि काफी बाइंग इंटरेस्ट बना, एक सस्टेन्ड बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। बिल्कुल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तेजी फर्दर कंटिन्यू होगी, और अपसाइड के टारगेट जो हमने प्रोजेक्ट करे वो करीब 3350 3380 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो सीमेंस पे बिल्कुल बाय एंड होल्ड की सलाह रहेगी करंट लेवल से। ठीक है,
सीमेंट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और यहाँ पर आप टारगेट भी देख रहे हैं जो राजेश की तरफ से आ रहा है, लेकिन एक खबर जिस पर आज दिन भर नजर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की जरूर रही होगी और ये बड़ी खबर है और कि जल्द ही शायद ट्रेडिंग आज एक्सटेंड हो सकते हैं और एक्सटेंड होकर ये शायद 5 बजे तक हो सकते हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे सहयोगी अंकुर को भी लगी है। उनके मुताबिक एक्सचेंजेस ने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की है और इस बैठक की कुछ क्रूशल डिटेल्स समझ लेते हैं अंकुर से। अंकुर बताएं क्या कुछ और डिटेल्स हैं आपके पास? मैं यही बता रहे हैं कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, कंसल्टेटिव मीटिंग्स एक्सचेंजेस की और स्टेक होल्डर्स के बीच में ये तय करने के लिए कि मार्केट का ट्रेड टाइमिंग आखिर कितना बढ़ाया जाए। एक जो सजेशन आया वो ये है कि 5 बजे तक ट्रेड टाइमिंग को बढ़ा दिया जाए और ये फेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि सेबी का जो अप्रूवल है वो ऑलरेडी 2018 में मिला था, जहाँ पर 11:55 तक जो बाकी कमोडिटी मार्केट है उसको अलाइन करके आप डेरिवेटिव्स का टाइम 11:55 तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी सारे स्टेक होल्डर्स से, इसीलिए बातचीत चल रही है। और एक सजेशन ये भी आया है कुछ स्टेक होल्डर्स की तरफ से कि सिर्फ फ्यूचर्स का टाइमिंग बढ़ाया जाए, जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर ट्रेड टाइमिंग को फिलहाल ना बढ़ाया जाए। तो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पे अभी विचार चल रहा है और बहुत ही जल्द सेबी से एक बैठक भी हो सकती है और उसके बाद एक फाइनल अप्रूवल आ सकता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही जल्द जो पहले फेज में ट्रेड टाइमिंग है 5 बजे तक बढ़ाने पर विचार हो सकता है। ओके, शुक्रिया अंकुर। इंतजार रहेगा आपसे इस खबर पर और अपडेट का। फिलहाल सब कुछ अभी अंडर थिंकिंग है, अंडर कंसिडरेशन है, देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। लेकिन बढ़ते हैं आगे। कुछ खबरें शरद के पास जरूर हाथ लगी हैं, जहां डीलिंग रूम से ये गॉसिप्स हैं। एक बार शरद से पूछते हैं क्या खबर कहाँ गर्म है आज? जी बिल्कुल, जो लिस्ट फैलने के पहले हम लोग एक क्रेडिट ज़रूर हम लोग लेना चाहेंगे। यहाँ पे जो है हमने 6 जनवरी को कहा था कि सिम्फनी में जो है HNI बाइंग देखने मिल रही है और आज जो है हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। उसी हिसाब से इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इस पे भी हमने जो है डीलर से बात की थी और उन्होंने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था कि स्टॉक को खरीदारी करें। ऑफकोर्स जो आप कह सकते हैं कि समर आ रहा है तो ट्रेडिंग भी बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी में और ये जो है फरवरी 13 को हमने कहा था खबर गर्म है में। लेकिन आज के स्टॉक्स क्या है उस पर फोकस करते हैं और हमारी बात डीलर्स और एनालिस्ट से हुई है। तो सबसे पहला फोकस रहेगा स्टॉक वो है पॉलीकैब। यहाँ पे HNI बाइंग देखने मिल रही है। स्टॉक ऑलरेडी लेकिन 52 वीक हाई लेवल्स पे हैं और डीलर्स कह रहे हैं कि आगे जाते हुए जो है इंफ्रा एक्टिविटी में जो है पिकअप देखने मिला है और ओवरऑल देखा जाए तो 4th क्वार्टर में जो है रिकॉर्ड ऑर्डर इनफ्लोज आ सकते हैं, ये एनालिस्ट का मानना है। तो ये तो पहला स्टॉक हुआ पॉलीकैब आपका। दूसरा स्टॉक जो है नोट कर लीजिए वो है रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स। यहाँ पे जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स में भी अगर बात करें तो यहाँ लगभग आप कह सकते हैं 5 गुना उनके 20 डे एवरेज पे आ रहा है वॉल्यूम्स। और वॉल्यूम्स के अलावा जो है सबसे बड़ा जो है स्टॉक का उछाल 3 हफ्ते में देखने मिल रहा है। और आखिर में जो स्टॉक की जो इंपॉर्टेंट डेली मूविंग एवरेजेस होती है, 50 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, तीनों डेली मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो है स्टॉक ट्रेंड कर रही है। तो आज के लिए 2 स्टॉक्स हैं, पॉलीकैब और रत्नामणि मेटल्स। शरद, रत्नामणि और सिम्फनी में काम हो रहा है इस समय डीलिंग रूम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खास रिएक्शन तो नहीं आया, पुतिन साहब ने बाजार को डराया नहीं, लेकिन हाँ ये है कि इमीडिएट सा डिप आया था, वो बॉट हो गया था। बहुत मामूली डिप, क्या मतलब बहुत ही माइनर सा था, राइट। ट्रेंड तो वही है, वो जो चेंज नहीं हो रहा है। 17,800 के ऊपर बना हुआ है, कुछ खास नहीं। लेकिन मैं हमारे साथ राजेश हैं। राजेश, ये जो मार्केट आर बढ़ने वाली बात है, एक तरफ तो ये है कि हमारा वॉल्यूम जो है वो विदेश चला जाता है तो उसको कैप्चर करने के लिए हमें मार्केट कार्ड बढ़ाने चाहिए। लेकिन जब मैं ब्रोकिंग कम्युनिटीज़ वगैरह में बात करता हूँ और स्टेक होल्डर्स से बात करता हूँ तो ये काफ़ी डिफिकल्ट भी होगा एक्सरसाइज करना, क्योंकि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फैलाना पड़ेगा, कॉस्ट्स बढ़ जाएंगी वगैरह वगैरह। आपके इनिशियल थॉट्स? आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हम सबको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए काफी मिक्स ओपिनियंस आ रहे हैं इस जो चर्चा को, कंसल्टेशन जो चल रहा है इसके ऊपर। इसके फायदे भी हैं और देखें तो चैलेंजेस भी बहुत रहेंगे। नुकसान तो नहीं कहेंगे लेकिन चैलेंजेस जरूर आएंगे और हो सकता है कि वहां पे थोड़ा समय लगे उन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। मिड साइज ब्रोकर्स के वहां पे थोड़ा यहाँ पे चैलेंज ज्यादा रहेंगे। जो ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म पे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो ब्रोकर हैं और जिनके यहाँ ज्यादा वॉल्यूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वहां पे थोड़े चैलेंजेस कम रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो यस, अवर्स बनने से मैन पावर का डुप्लीकेसी
किसी या हमें डुअल मैन पावर यहाँ पे रखना होगा एक्सटेंडेड आवर्स के लिए। जैसे अभी हम देखते हैं कमोडिटी एक्सचेंज में ऑलरेडी हमें इवनिंग सेशंस के लिए भी यहाँ पे रिसर्च के लिए, बैक ऑफिस के लिए या रिस्क मैनेजमेंट के लिए काफी मैन पावर को यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में भी रखना होता है। तो वो एक चैलेंज तो जरूर बढ़ेगा। और दूसरा ये देखना होगा कि मार्केट का दायरा क्या रहेगा वो इवनिंग सेशन में। तो ये पूरा मार्केट में हम किस तरीके से किस सेगमेंट को अलाउ किया जाएगा इवनिंग सेशन में, ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगा F&O ट्रेडिंग तक या निफ्टी 50 के स्टॉक्स तक रहेगा या ऑप्शंस ट्रेडिंग भी होगी। ये काफी चीजें हैं जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आगे आने वाले फाइनल डिसीजन के समय समझ में आएंगे कि किस तरीके से इसको ब्रोकर कम्युनिटी इसको आगे लेके जाएगी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा है, किस तरह इंप्लीमेंट करें। लेकिन डिम्पी के मुंह फेस पे ना मुझे एक शिकन सी नजर आ रही है इस वाली खबर पे। लग रहा है कि ज्यादा समय दफ्तर में बिताना पड़ेगा, कैसे एडजस्ट करेंगे। तब आवाज आती है जब वहां पहुंचेंगे ब्रिज पे, तब क्रॉस करेंगे। हाँ नहीं अजय, ये आज आप क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी अराइव फ्रॉम बट थॉट प्रोसेस तो सोचना पड़ेगा। मुंबई में तो स्पेशली 3:30 बजते ही लोग फटाफट भागते हैं क्योंकि बहुत दूर दूर से ट्रैवल करते हैं लोग। उनके लिए तो एक बहुत चैलेंज होगा और वो भी वी आवर्स हो जाएंगे। अभी तक तो एक बेनिफिट था 3:30 आप ऑड आवर्स मान लेते हो। इंसान जो है ना अपना रास्ता निकाल लेता है। हाँ, पानी अपना रास्ता निकाल लेता है, इंसान भी एडजस्ट कर लेता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। राजेश, ये शिल्पा मेडिकेयर सुबह हमने 2% के आसपास ऊपर था, तो याद होगा डिम्पी हमारी बात चल रही थी स्टॉक के ऊपर, आज 10% पे लगा हुआ है। ड्रग डेवलपमेंट की बज़ है, खबर है बाजार में, और उम्मीद है कि कोई बढ़िया ड्रग डेवलपमेंट। खैर उस खबर को साइड में रखें, चार्ट्स क्या बोलते हैं? तो देखिए, एक बड़े करेक्शन के बाद अगर इस स्टॉक को देखें तो पिछले 3-4 हफ्तों से काफी एक्शन में रहा है स्टॉक, और काफी वॉल्यूम एक्टिविटी भी यहाँ पे पिछले 1-2 हफ्ते में बनी है। जिस तरीके से करेक्शन में स्टॉक ने ऑलमोस्ट अराउंड 220-230 के आसपास एक बेस बनाया, और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल का ट्रेड बनते हुए दिखा है। अब ये रिवर्सल में स्टॉक ने वापस अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस तो किया है, लेकिन अगर इसको देखें तो ओवरऑल ट्रेंड तो अभी वीक है, लेकिन एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से एक पुलबैक काफी स्ट्रॉन्ग बना है। हमें लगता है अब ये पुलबैक को अगर सस्टेन होना है तो ये प्राइस एक्शन जो 280 के ऊपर बना है, 280 के ऊपर अगर ये सस्टेन रहता है तो ये पुलबैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को फर्दर यहाँ से 320-340 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को थोड़ा हायर साइड पे आप ट्रेल करें, 285 के आसपास स्टॉप लॉस ले आए, और 330-340 के आसपास एक बार रिव्यू करें या वहां पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, ये तो हो गई बात शिल्पा मेडिकेयर की। लेकिन हाईवे के ऊपर तो IRB बहुत जबरदस्त चल रहा है। खराब बाजार में, रेंज बाउंड बाजार में आज भी 4-5% का आसमान उछाल आ रहा है। 300 क्रॉस करेगा ये, तब आगे बढ़ेगा। राहुल, आप जरा IRB चेक करके बताएं, अभी 15-20 मिनट के अंदर इसमें फ्रेश लॉन्ग्स बने, कैंडल्स बड़ी होना शुरू हुई हैं। तो IRB अगर आप देखेंगे तो इवन फ्रॉम द मीडियम टर्म अच्छा ही दिख रहा है। अगर आप देखेंगे -2 और +2 स्टैंडर्ड डिविएशन के लाइन के बीच में जो बोलिंजर बैंड्स होते हैं, 20 डे EMA से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और रिसेंटली हायर हाइज हायर लोज भी बना रहा है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मोमेंटम इंडिकेटर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कीपिंग अ स्टॉप लॉस बिलो 265 लॉन्ग साइड की तरफ अभी भी दिख सकता है। ओके ठीक है, IRB इंफ्रा ऑलमोस्ट डी हाइस के आसपास आके चल रहा है, 4.5% तक की तेजी है। एक दो स्टॉक शेयर और पता कर लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी, आज सुबह सुबह ना एक शेयर, मैं सिर्फ तेजी की बात नहीं, मंदी वाले शेयर्स भी ढूंढ के दे रहा हूँ। CUB कब, सेंट्रल यूनियन बैंक, एक बार उसके चार्ट खोलिए। ये बैक टू बैक वीक हुआ है और ये डेज लो पे भी आसपास होना चाहिए। इस शेयर को शॉर्ट कर सकते हैं क्या, फ्यूचर्स में भी अवेलेबल है? तो देखिए, पोस्ट अर्निंग ये स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन हमने देखा है, और जिस तरीके से इसके वीकली चार्ट अब यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है फर्दर करेक्शन यहाँ पे एक्सटेंड होगा, और अपने क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ही अब ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 132-130 इसके लिए काफी क्रूशियल रहेगा। अगर ये लेवल टूट जाते तो इसके नेक्स्ट टारगेट तो फिर इसके जो बनेंगे लोअर साइड में वो 120, इवन 118 तक भी ये फिसलता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉक में वीकनेस है, जब तक 145 के ऊपर नहीं आता स्टॉक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे सेल ऑन राइज की सलाह है, और हमें लगता है 130 के बाद स्टॉक में यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो 120-118 तक भी आते हुए दिख सकते हैं।
ओके ठीक है, ये तो सीयूबी पर एक राय रही, लेकिन आज हमारा मेगा एक्सक्लूसिव इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति से हमारी खास बातचीत हुई और कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में बातें निकल कर आई। उन्होंने कहा कि भारत को सर्विस इंडस्ट्री पर, इस पूरे सर्विस इंडस्ट्री पे भारत का पूरा जोर होना चाहिए और उस पर फोकस भी होना चाहिए। और एक बार आइए उनके मुंह जुबानी ये बात सुनवाते हैं। I realize that our charter has to be create a large number of jobs for our people. And I also realized that services sector is the one that will continue to flourish for a long time. Whereas products may come, they may go quickly, because how many products out of thousands that have come to the market have sustained. On the other hand, look at how TCS has grown, look at how Infosys has grown since 2017. I think, therefore, I said we Indians should focus on services for a very important reason. First of all, no matter what systems a corporation in a developed country has installed, it needs to be modified, it needs to be enhanced to keep pace with changes in technology and changes in business practices. Therefore, there's always a revenue stream. Second, even if you have a product that's very popular, you need to build a layer of customization around this. SAP is a classical example. For every dollar of license revenue, probably there were $2 of services revenue. So therefore, right in 1980, I said we in India should focus much more on services, because our charter is to bring happiness to our youngsters. तो ये आपने खास कॉन्वर्सेशन सुनी और एक सिर्फ ये कुछ पार्ट ही है, कुछ अंश है, लेकिन पूरी कॉन्वर्सेशन आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे देख सकते हैं और ET Now पर हमारे सिस्टर चैनल पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अब कुछ और स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट रह गए हैं। तो क्या इसमें कुछ BTST ट्रेड्स यहाँ से डेफिनेट डायरेक्शन के दिख रहे हैं या फिर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी? यहाँ से राजेश, अगर BTST ट्रेड्स लेके जाने हो कल, तो क्योंकि US मार्केट से कोई ट्रिगर नहीं था, आज US मार्केट्स ओपन होंगी और इनफैक्ट आज नैरोड भी हुई, बड़ी भी उल्टा US फ्यूचर्स भी वहां के, तो क्या यहाँ से कोई डेफिनेट ट्रेड दिख रहा है इंडेक्स पर या फिर आप स्पेसिफिक स्टॉक स्ट्रैटेजी सोचेंगे यहाँ ले जाने के लिए? नहीं, देखिए इंडेक्स पे तो ट्रेड नहीं होगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जरूर आइडियाज हैं जहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहे, तो उसमें हम फोकस करेंगे। पहला स्टॉक रहेगा HBL पावर का। वीकली सेटअप पे देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन यहाँ पे ड्यूरिंग द वीक बनते हुए दिख रही। जिस तरीके के ब्रेकआउट HBL पावर में हुए, हमें लगता है नेक्स्ट मूव इसको 120 की तरफ, 120 से 124 की तरफ जाते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 105 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो जेंसार टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से ये 6th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं और आज के सेशन में तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बना है स्टॉक में। ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 320-330 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 280 के आसपास। और तीसरा स्टॉक होगा वो होगा क्रिसिल का। एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने, कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक में जिस तरीके से वापस एक्शन देखने को मिल रहा है, एक नियर टर्म चार्ट पे देखे तो प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी बना है, तो क्रिसिल हमें लगता है यहाँ से 3350-3400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। 3240 के स्टॉप लॉस से क्रिसिल पे भी बाय करने की सलाह है। ठीक है, आपकी तरफ से ये 2 बाय कॉल्स इनिशिएट हो रही हैं। क्रिसिल में सुबह से ही मूव बना हुआ है और आगे फर्दर आप इसमें एक्शन देख रहे हैं। राहुल से भी समझ लेते हैं। राहुल, आपके होंगे कुछ BTST आइडियाज? BTST के लिए नहीं है प्रियंका, बट रिलायंस शॉर्ट टर्म के लिए इज डेफिनेटली वेरी गुड। अगर आप नोटिस करेंगे चार्ट पे तो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होके फिर से एक रिवर्सल दिया है, सब स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके, और लोअर एंड ऑफ द बैंड जो अपना बोलिंजर बैंड है लोअर एंड से बाउंस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। आप लार्जर टाइम फ्रेम के मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव साइड और पॉजिटिव डाइवर्जेंस की तरफ दिखा रहा है। तो रिलायंस वन कैन बाय फॉर शॉर्ट टर्म फॉर टारगेट्स ऑफ अबाउट 2550 एंड 2600।
इस बीच खबर अब रेलवे से जुड़ी आपको बताते हैं कि एक एक्सक्लूसिव खबर हमको मिली है। हमारे सहयोगी हैं समीर दीक्षित, जो कि रेलवे के माल भाड़े से लेकर इनके फ्रेट से जुड़ी हुई खबर है। आइए समीर को ही कनेक्ट करते हैं और उनसे समझते हैं क्या है इसमें न्यूज़। समीर बताएं आप जरा। भारतीय रेलवे अपनी महत्वाकांक्षी मिशन यानी कि मिशन 2025 को हासिल करने की दिशा में एक के बाद एक तेजी से कदम बढ़ा रही है। मिशन ये है कि 2025 तक 3000 मैट्रिक टन का फ्रेट मूवमेंट रेलवे कर पाए, उससे उसकी आमदनी भी बढ़ पाए। यही वजह है कि रेलवे या यूं कहे सरकार खुद इंडस्ट्री तक पहुंच रही है। इसी दिशा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, सीमेंट इंडस्ट्री के जो तमाम प्लेयर्स हैं उनके साथ एक अहम बैठक करी और सीधा संदेश ये था कि आप एक एश्योर्ड रेलवे के साथ में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उसको दूर करने का दावा यहां पर रेलवे की तरफ से किया गया है। रेलवे जिस तरीके से मिशन 2025 यानी कि साल 2025 तक 3000 मैट्रिक टन का फ्रेट मूवमेंट करना चाहती है, उसमें सीमेंट एक अहम भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि सीमेंट तीसरी बड़ी कमोडिटी है आयरन ओर और कोल के बाद, जो कि जिसका मूवमेंट रेलवे करती है। यही वजह है कि इस बैठक में सरकार की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से कुछ बड़े जो आश्वासन दिए गए हैं वो ये है कि पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की स्थापना की जाएगी, जिसको बजट में भी जिसका जिक्र किया गया था। इसके अलावा पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेंटर भी बनाए जाएंगे। सीमेंट इंडस्ट्री को यह भी भरोसा दिया गया है कि जितने भी स्ट्रेटेजिक सेंटर हैं वहां पर उनके लिए प्रॉपर स्टोरेज या फिर वेयर हाउस बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो शॉर्ट डिस्टेंस है, विशेषकर 500 किलोमीटर से कम की डिस्टेंस में जिस तरीके से बड़ा जो सीमेंट इंडस्ट्री का जो मूवमेंट है वो रोड सेक्टर की तरफ चला गया, उसको वापस अपनी तरफ रेलवे की तरफ लाने के लिए फ्रेट रेवेन्यू को या फ्रेट जो रेट्स हैं, जो किराया वसूलती है रेलवे, उसको रेस्टरलाइज किया जाएगा। इस तरीके से तमाम आश्वासन इस बैठक में दिए गए हैं सूत्रों के मुताबिक। लेकिन एक बात साफ कर दिया सरकार ने कि अगर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री रेलवे के साथ आती है तो उनके तमाम जो भी शिकायतें हैं, दिक्कतें हैं, उनको वो दूर करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर ये खबर हमारे पास लाने के लिए। एक मिड कैप स्मॉल कैप केमिकल कंपनी है, बहुत क्लियरली एचएनआई की बड़ी फेवरेट कंपनी है, डीएमसीसी। इसको आप जरा देखें राहुल, आप चार्ट पे दिखा सकते हैं धर्मसी मुरारजी, ये अभी लास्ट पिछले साइकिल में बहुत एचएनआईज ने अपने पोर्टफोलियो में भर लिए थे, अभी भी स्टॉक अचानक 7% क्रैक कर गया। डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल। तो डीएमसीसी अगर आप चार्ट पे नोटिस करेंगे ना, जो 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बार बार वहां पे जाके हिट करके रिट्रेस कर रहा है डाउन साइड की तरफ। और आज भी कुछ दिन पहले भी आप देखेंगे तो वहीं पे हिट करके वापस डाउन साइड की तरफ जा रहा है। अभी तो कुछ बाइंग नहीं दिख रहा है ये स्टॉक में फिलहाल, बट एक पॉइंट नोटिस करने वाली बात है कि जो लॉन्गर टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, जो आज का लो बना है इस स्टॉक में, वो मोमेंटम इंडिकेटर्स ये लो नहीं बनाया है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो थोड़ा हायर लो बनाया है, आज का लो नहीं बनाया है। तो अगर शॉर्ट भी करना हो इस स्टॉक को तो इस पॉइंट पे शॉर्ट नहीं कर सकते। वापस 100 डे ईएमए अराउंड 260 के आसपास जब आएगा देन वन कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग द स्टॉक। ये पीएसयू बैंक में बड़ा जबरदस्त पिटाई हो रही है राजेश। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, जरा इंटरडे चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब इन तीनों के। ये पीएसयू बैंक इंडेक्स भी ले आइए इंटरडे। ये क्या लिक्विडेशन का सीन बन रहा है क्या? तो अजय जी देखिए, पूरा बैंकिंग सेक्टर ही अभी एक लैकलस्टर है और अगर हम देखें तो सारे स्टॉक्स में एक दबाव बिल्कुल बना हुआ है। तो पीएसयू बैंक उसमें जरूर एक लगाड़ रहे हैं और लीडरशिप एब्सेंट है। एसबीआई भी देखें तो कंटिन्यूस एक सप्लाई यहाँ पे बने हुआ है। तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक अपने क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जैसे एसबीआई की बात करें तो यहाँ पे 520 इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो फर्दर यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। कैनरा बैंक की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो करीब है 273-275 के आसपास, उसके आसपास ही ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो सारे पीएसयू बैंक को अगर हम यहाँ देखें तो एक वीकनेस तो जरूर बनी है
और पिछले 2-3 हफ्तों में एक लिक्विडेशन जरूर यहाँ पे देखने को मिला है। तो हमें लगता है अभी यहाँ पे और समय लगेगा रिकवरी के लिए, और फर्दर अगर यहाँ से सेल ऑफ आता है बैंकिंग स्टॉक्स में या बैंक निफ्टी यहाँ से फर्दर क्रैक होती है, तो हमें लगता है पीएसयू बैंक यहाँ से मेजर डाउनसाइड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं कंपेयर टू प्राइवेट बैंक। तो पीएसयू बैंक में अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, यहाँ पे बाइंग के लिए अभी थोड़ा वेट करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल ओके। तो यहाँ डाउनसाइड और आपको दिखता है पीएसयू बैंक्स पे, लेकिन इस बीच में जो स्पेसेस में क्लियरली चर्निंग तो है, और उस चर्निंग में आपको ऑटो पैक सेल थ्रू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल गुड्स दिख रहे हैं, और कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप के थीम्स भी हैं जहां पर आपको दिख रहा है। उनमें अभी जो करंट क्योंकि व्यूइंग समर अहेड वो वाली थीम भी बहुत चल रही है। वोल्टास में भी आप देखें तो यहाँ पर 2% की मूव है। कैपिटल गुड स्पेस में लगातार एल&टी, सीमेंस जैसे स्टॉक्स, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड स्पेस के स्टॉक्स चल रहे हैं। आज इनफैक्ट मैरिको में भी एक अच्छा एक्शन तो दिखा लॉन्ग बिल्टअप में, लेकिन बहुत ज्यादा प्राइस में कन्वर्ट नहीं हुआ जितना भी HUL, ब्रिटानिया, मैरिको, FMCG स्पेस में जो एक्शन था। आप एफएनओ में कैसी पोजीशनिंग देख रहे हैं राहुल? क्या थोड़ी सी सेफ बेट्स की तरफ भी बाजार टिल्टेड दिख रहा है, थोड़ी डिफेंसिव बेट्स की तरफ भी टिल्टेड दिख रहा है? हाँ, बट वेरी माइनर। एक्चुअली आप प्रीमियम्स को नोटिस करेंगे ना, बोथ इंडेक्स में या जो स्टॉक्स हाल ही में अच्छे कर रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि पुट्स के प्रीमियम आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन कॉल्स के प्रीमियम। आप ये नोटिस करेंगे, ये ट्रेंड लास्ट 15-20 दिनों से चल रहा है कि कॉल के प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे हैं, हालांकि बाजार सस्टेन नहीं कर पाया है ऊपर की तरफ। उसमें आप एफएमसीजी में अगर आप थोड़े लॉन्ग साइड में स्प्रेड्स बनाना चाहते हो ना, बहुत ही फेवरेबल प्रीमियम्स मिल रहा है। तो वेदर इट वाज आईटीसी, कुछ दिन पहले हमने आईटीसी का एक लॉन्ग दिया था, तो कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स में आप लॉन्ग स्प्रेड्स इनिशिएट कर सकते हो, प्योरली बिकॉज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अपसाइड बट बिकॉज द स्प्रेड प्रीमियम्स आर वेरी फेवरेबल। मैरिको की आप स्पेसिफिकली बात करेंगे तो इवन फ्रॉम अ बीटीएसटी परस्पेक्टिव इट इज लुकिंग गुड फ्रॉम द वे इट इज क्लोजिंग टुडे, क्योंकि वो एक इवनिंग स्टार पैटर्न के बाद एक बुलिश क्लोजिंग दे रहा है आज हैमर फॉर्मेशन की तरफ, हैमर फॉर्मेशन बना के। तो इवन फ्रॉम अ बीटीएसटी परस्पेक्टिव मैरिको इज लुकिंग गुड। हालांकि मार्केट इतना डल है इंडेक्स में, अब तो आपको बिलीव ही नहीं हो रहा होगा कि आज का जो पूरा डे है कैसे एक शांत डे के तौर पर है। ये एक्सपायरी वीक के अंदर है, इस वीक के अंदर तो मूवमेंट होना ही चाहिए था, बट क्योंकि विक्स ही नहीं जाए तो फिर मूवमेंट भी नहीं है। लेकिन दो शेयर IEX है, टाटा पावर, क्योंकि आज जो न्यूज़ फ्लो है इस शेयर को चला तो दिया और टिका भी रहा है। क्या ये कल और परसों भी चलेंगे क्या? राजेश जी जरा IEX और टाटा पावर दोनों को चेक करो, जिनके पास आज के इंट्राडे प्रॉफिट है बुक करके बाहर निकले, रख लें। जो स्विंग ट्रेडर हैं उनको कहां तक लेवल मिल जाएंगे, IEX और टाटा पावर दोनों? तो काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद IEX में यहाँ पे पहला वीक है जहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए दिख रही है, और स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद ये पहला रिवर्सल का साइन है। बट अभी भी इट्स टू अर्ली टू से कि यहाँ से रिवर्सल एक्सटेंड होगा या नहीं। पर नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि जिन्होंने पोजीशन ली है लोअर साइड पे वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल है। तो हमें लगता है 141 ये स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड करना चाहिए। 148, 152 ये नेक्स्ट लेवल आते हुए दिख सकते हैं। टाटा पावर अभी भी रेंज में अटका हुआ है, हालांकि अगर दोनों स्टॉक में कंपेयर करें तो टाटा पावर का ओवरऑल सेटअप यहाँ पे स्ट्रांग है कंपेयर टू IEX। बट हमें लगता है कि दोनों ही स्टॉक में सेम रिवर्सल बने, बट टाटा पावर में अभी भी जो हर्डल बनी हुई है करीब 210 के आसपास बनी हुई, जो कि ऑलमोस्ट करंट मार्केट प्राइस से 1 या 2 रुपए ऊपर ही है। तो हमें लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए टाटा पावर में। अब नया ट्रेड तो 210-12 के ऊपर ही बनाना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है वो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं अगर लोअर साइड पे किसी ने बाय किया है तो। ठीक है, 4 मिनट रह गए मार्केट के बंद होने में। फटाफट से 1-2 शेयर और है जो डिस्कस कर लेने चाहिए। भले आप खरीदें बेचें नहीं, लेकिन समझ लें और जान लें कि टिपिकली उन शेयर्स के अंदर करना क्या है। कैनरा बैंक, या कैनरा बैंक छोड़ो, राहुल जी आप पिरामिड एंटरप्राइजेस को चेक करो, कोई एवरेज नहीं करना, जाने दे जहां जाता है। जब से दोनों इन्होंने बिजनेस अलग अलग किए हैं तब से शेयर चल नहीं रहा है, आपको मालूम ही है। इनका फाइनेंस वाला कारोबार अलग हो गया और इनका फार्मास्यूटिकल्स का कारोबार अब अलग है। तो पिरामिड एंटरप्राइजेस को तो फिलहाल मैं अभी बाय करने का सलाह नहीं दूंगा, बहुत ही लंबे टाइम से एकदम साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है। आप अगर
अपने बोलिंजर बैंड्स या केल्टनर चैनल को देखेंगे, एकदम बैंड्स बहुत बहुत पास आ गए हैं, तो बिल्कुल बाय तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है चार्ट पे। अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर्स भी देखेंगे तो कोई बाय की तरफ नहीं सिग्नल दे रहा है। एटलीस्ट अगर ये ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाता तो वो फिर भी एक मोमेंटम बाय बनता, बट अदरवाइज बाय तो बिल्कुल नहीं बन रहा है इसमें। ठीक है राजेश सर, एक शेयर मैं आपसे और पता करता हूँ, जरा जल्दी से उसके चार्ट चेक कर लीजिएगा, मेरे को अभी भी मिला है वो शेयर, वो है ल्यूमेक्स ऑटो के नाम से। ल्यूमेक्स टेक आप लगाएंगे ना, आपको मिल जाएगा ल्यूमेक्स, LUMAX टेक। आप देखेंगे एकदम से इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है, शेयर डेज हाई पे भी है और एक चैनल का भी ब्रेकआउट है। ले जाएं सर BTST। तो काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, 11% अप हो गया है स्टॉक। और अगर देखें तो ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि नवंबर में बने थे उसको अब ये चैलेंज करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज का मूव इंप्रेसिव है। 265 के स्टॉप लॉस से BTST कैरी किया जा सकता है। हमें लगता है इस मूव में अगर ये स्टॉक 277 को क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 300 तक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। ठीक है, एक काम आप और करो, फिर एक बार जरा एस्ट्रल और देखो, एस्ट्रल लिमिटेड के नाम से बेस हो गया सर इसका तैयार, 3 बॉटम इसके एक साथ लगे हुए हैं अब। तो डिम्पी जी, शो की शुरुआत में ये स्टॉक हमने रिवर्सल के लिए बाय दिया है। एस्ट्रल पे हमारा बाय कॉल है, आज के ओपनिंग शो में हमने दिया है और हमें लगता है ये मोमेंटम इसमें 2020 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। मल्टीपल सपोर्ट एरिया से वापस इसमें पुलबैक का ट्रेड तो बना है, तो हमें लगता है यहाँ पे एक बार बाय करना चाहिए। हो सकता है कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें नेक्स्ट 2 सेशन में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड भी प्ले आउट होते हुए दिखे। ठीक है, तो अब क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये सारे सौदे हमने डिस्कस कर लिए। आज मार्केट कैसे प्ले हुआ, क्या हो सकता है आगे चल के, एक बार प्रियंका से समझ लेते हैं वॉल से। प्रियंका बताएं आज की क्लोजिंग। बिल्कुल, देखिए आज दिन भर बहुत ही चॉपी ट्रेड रहा, दोनों तरह के मूव्स आपको दिखे, बट बहुत ही स्मॉल रेंज में आपने आज दिन भर कारोबार देखा है। 100 ऑड पॉइंट्स की आपको रेंज थी निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पे भी 150-200 पॉइंट्स की रेंज देखने को मिली और इसमें सपोर्ट के पास ही आप फिर से बाउंस बैक ले लेते हैं। वो वाला ट्रेंड आज भी आपको देखने मिला। 17,800 तक हम एक बार के लिए नीचे आए तो, लेकिन फिर वहां से बाउंस बैक हुए और सपोर्ट के ऊपर है, ये बड़ी बात है। सपोर्ट जो रेंज है उसके ऊपर ही आप कारोबार कर रहे हैं। जो आज दिन भर में आपको मूव्स मिली उसमें जो सिग्निफिकेंट लूजर्स थे निफ्टी पर अगर बात करें तो उसमें अदानी एंटरप्राइज फिर से आपको एक बड़ा लूजर दिखा। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में आपको दबाव के साथ कामकाज होते हुए देखा। बजाज ऑटो में, क्योंकि आपने देखा होगा बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इनमें फिर भी एक मूव है, हालांकि सस्टेनेबल मूव नहीं है, लेकिन आप उन्हें देख रहे हैं ऑन द हायर साइड। लेकिन आज वहां पर दबाव दिखा, प्रॉफिट्स वहां बुक हुए। इनफैक्ट ऑटो पैक जो थोड़ी सस्टेनेबल मूव पीछे के कुछ दिनों में सारी स्टॉक चर्निंग में, सेक्टर चर्निंग में एटलीस्ट एक मूव देने में कामयाब रहा था, आज वहां पर भी आपको प्रेशर दिख रहा है। वन ऑफ द सेक्टर्स जो लूजर्स हैं उसमें आपके ऑटो पैक भी आता है। और इसके अलावा जो दूसरे स्पेसेस थे, यूपीएल जैसे स्पेशलिटी केमिकल, और इन सब में आपको एक मूव दिख रही थी। टाटा जितने भी केमिकल स्पेस, एग्रो, फर्टिलाइजर, उसमें आपको यूपीएल में भी मूव दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर भी आज प्रॉफिट बुक होते हुए दिखे हैं। इसी तरह से अगर आप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आज पावर स्पेस, पावर चाहे ट्रांसमिशन हो, पावर कमिश्निंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्लेटफॉर्म हो, वहां पर एक मूव है। पीक सीजन आने वाला है और इससे एक बड़ी राहत की खबर उन सब माइंस के लिए भी है जो जिनकी डिपेंडेंस इंपोर्टेड कोल पे नहीं है। वहां पर आपने ट्रेड देखा अदानी पावर जैसे, टाटा पावर जैसे, यानी प्राइवेट माइंस जो थी, प्राइवेट कैपेसिटी, वहां पर आपने एक ट्रेड जरूर देखा। इसी तरह से एनटीपीसी, IEX, इनमें आपको मूव दिखी। थोड़ा सा बाजार डिफेंसिव की तरफ टिल्टेड दिखा। तो आपको ब्रिटानिया हो, HUL, मैरिको, हालांकि सब में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं थी, एटलीस्ट वीक नहीं थे सेक्टर्स, और इसमें कुछ तो BTST ट्रेड्स भी हमारे एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारे लिए। सो ब्रिटानिया और इसके अलावा मेटल पैक में अल्फा, पूरे मेटल पैक में आपको वीकनेस दिखी। सिलेक्टिव स्टॉक्स में थोड़ी वीकनेस थी और इनफैक्ट टाटा स्टील जैसे काउंटर्स तो स्ट्रेंथ के साथ ही बंद हो रहा है। रिलायंस से एक स्ट्रेंथ तो आज सुबह दिखी, पार्टिसिपेशन तो दिखी, लिखा उसी से शायद निफ्टी ने, आप जो एक निफ्टी पे स्ट्रेंथ देख रहे हैं, हरा निशान देख रहे हैं, वो रिलायंस की कंट्रीब्यूशन की वजह से है, नहीं तो शायद हम निफ्टी लाल निशान में क्लोज होते हुए दिखते। तो रिलायंस से जो आधे % की मूव आई वो बड़ी मूव में कन्वर्ट नहीं हो पाई, लेकिन एटलीस्ट वीक नहीं था, ड्रैगर नहीं था रिलायंस। मिड कैप स्पेस में आपको पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक्स, डिलीवरी, तो न्यू एज के कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जिनमें आपको लगातार मूव दिख रही है और आज भी आपको एस्ट्रल जैसे काउंटर्स में मूव दिखी। उसके ऑपोजिट आज कंप्लीटली बैंक्स ड्रैगर थे, PSU बैंक्स ड्रैगर्स थे, मिड कैप बैंक्स ड्रैगर्स थे, और आप क्लियरली देख रहे हैं जो दबाव बैंक निफ्टी पर दिखा, कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं, लेकिन लगातार आज तीसरा चौथा दिन है जब आप नीचे की तरफ स्लिप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तो क्लियरली PSU बैंक्स पहला बड़ा सेक्टर लूजर रहा, उसके बाद IT रहा और फिर मेटल और ऑटो पैक जहां से दबाव बनते
हुए दिखाई दिया। हालांकि आप अब भी एक सपोर्ट जोन में हैं, सपोर्ट रेंज में हैं और लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट में ही है। देखना होगा आज ग्लोबल क्यूज किस तरह से निकल कर आते हैं, आज यूएस मार्केट से कैसे आपको ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं और कल हम क्या फिर से एक पुल बैक का अटेम्प्ट करेंगे या फिर एक इसी तरह का चॉपी, लैकलस्टर, नैरो रेंज बाउंड मार्केट आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल और राजेश, आपने समय दिया, ये सारी स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मार्केट्स पर नजर लगातार बने हुए। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।